नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में। वाटरशेड मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे आप सेंट्रल एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का अगर देखेंगे तो वहाँ पर एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल ही जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले उस पॉइंट को देखने वाले हैं कि किस किस पॉइंट पे इस पूरे वीडियो के दौरान में बात करेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी टॉपिक का पूरे MCQ बनाना है या उसका ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आपके पास थ्योरी पोर्शन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और थ्योरी पोर्शन मतलब कोई भी अगर आपके पास टॉपिक है उसका पूरा डिफिनेशन और उसके पूरे पीछे का लॉजिकल डिफिनेशन आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए, वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। दूसरा देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य है इस वाटरशेड मैनेजमेंट करने का। और तीसरा देखेंगे कि टाइप ऑफ वाटरशेड, वाटरशेड कितने प्रकार के होते हैं। चौथा देखेंगे कि हाउ टू मैनेज, हम मैनेज कैसे करेंगे, यानी कि जो वाटर है उसको मैनेज किस तरह करेंगे, ये चौथा हुआ। पाँचवा हम देखेंगे व्हाई टू मैनेज, मतलब मैनेज हम क्यों कर रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। आइए वीडियो के माध्यम से एक एक करके सारे पॉइंट को हम डील करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो वाटरशेड मैनेजमेंट जानना बहुत ज़रूरी होता है। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब है कि वाटर और मैनेज, जो वाटर को आप मैनेज करते हैं उस तरह वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है। वाटरशेड मैनेजमेंट समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि जैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, मतलब इस अर्थ पे जितने भी लिमिटेड चीज़ है उसको आप मैनेज करते हैं। क्योंकि जैसे आपके पास टाइम लिमिटेड होता है तो आप मैनेज करते हैं कि 4 घंटा ये क्लासेस करनी है, 2 घंटा वो क्लासेस करनी है और 1-2 घंटा रेस्ट करनी है, फिर ये करना है। तो उसी तरह से हम वाटर को मैनेज करते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए। देखिए, वाटरशेड मैनेजमेंट अक्सर उस जगह पे ज़्यादा किया जाता है जिस जगह पे वाटर का जो रेनफॉल है या वाटर का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, बट रेनफॉल जो हो रहा है वहाँ ज़्यादा नहीं हो रहा है। जैसे एरिड होगा, सेमी एरिड एरियाज़ में हम ज़्यादा करते हैं। अब देखिए, वाटरशेड मैनेजमेंट का एक और लॉजिक है कि हमारे पास तो वाटर लिमिटेड है और वाटर का जो हमारे पास मेन सोर्स है वो रेनफॉल है। रेनफॉल से जो वाटर आ रहा है उसको हम मैनेज करते हैं, इसलिए चूँकि हम फ्यूचर में अगर कोई क्रॉप करें उस समय मानसून ना है या नॉन सीजनल में हम क्रॉप करें तो उस समय वाटर का जो अप्लीकेशन है या जो वाटर का अप्लाई है हम उस जो स्टोर वाटर है उसको हम वहाँ से यूज कर पाए। यही पर्सपेक्टिव होता है वाटरशेड मैनेजमेंट का। देखिए, सीधा डिफिनेशन ये हुआ कि जो वाटर है हमको उसका मैनेज करना, जो रेनफॉल के द्वारा वाटर आ रहा है उसको मैनेज करना, स्टोर करना, वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए, अब टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये हो जाता है कि इट इन्वॉल्व द होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ द वाटरशेड इंक्लूडिंग लैंड, वाटर, वेजिटेशन एंड द सोशल इकोनॉमिक्स एक्सेप्ट। देखिए, ये डिफिनेशन ये बता रहा है कि अगर कोई वाटर है कहीं जगह से आकर एक जगह मिल रहा है और उसको वहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, उसके लिए पर्टिकुलर एरिया बना रहे हैं, उसे ही कहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। अब इसका गोल क्या होता है, इसका पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये हम थोड़ा देर बाद देखेंगे। अब देखिए, वाटरशेड मैनेजमेंट को दूसरा नाम वाटरशेड ही है और उसके साथ साथ इसे हम कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। कैचमेंट एरिया का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आप गांव में देखते होंगे या शहर में भी देखते होंगे, नाला का कनेक्शन सारी जगह से होते हैं लेकिन वो एक जगह में जाकर गिरता है, यानी कि एक जगह स्टोर होता है, तो उसी को बोलते हैं हम कैचमेंट एरिया। उसके साथ साथ इसे हम ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं। ड्रेनेज बेसिन का मतलब हुआ जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे कि बेसिन रहता होगा कि यानी कि वहाँ पे हमें हाथ वॉश करना, हैंड वॉश करना है। तो ड्रेसिंग बेसिन का मतलब है कि जो वाटर ड्रेनेज हो रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जो एक्सेस वाटर है उसको एक जगह कलेक्ट करना, इसी तौर पे हम इसे ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट यानी वाटर को मैनेज करना, जो हमारे अर्थ पे लिमिटेड चीज़ है उसको मैनेज करना ही वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है। उसके साथ साथ इसका तीनों नाम याद रखेंगे, इसे वाटरशेड भी बोलेंगे, कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं और उसके साथ साथ ड्रेनेज बेसिन भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं, देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट ये समझते हैं कि बेसिक चीज़ समझते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि रेनफॉल हुआ तो यहाँ पे बारिश हुआ, फिर यहाँ पे बारिश हुआ, अलग अलग जगह पे यानी कि बारिश हो रहा है और वहाँ पे एक नली की तरह बना हुआ है। देख पा रहे हो कि मल्टीपल ऑफ नली है, मतलब गलियाँ है और एक मेन गली है जहाँ से पानी और मतलब सारी नली वहाँ पे जुड़ी हुई है और वहाँ से पानी आकर एक जगह इकट्ठा हो जा रही है, यानी कि एक्युमुलेशन एक ही जगह हो रहा है। कैचमेंट एरिया बोलते हैं जहाँ पे पानी स्टोर हो रहा है, एक जगह रुकी हुई है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारा आपको गलियाँ देखने को मिलेगा, लेकिन जो पानी का स्टोरेज है वो एक ही जगह है,
मतलब जितने भी छोटे छोटे नाली है वो आकर एक मेजर नली में जुड़ रहा है, उसके साथ साथ वाटर को एक जगह स्टोर कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट। और ये जो वाटर है इसको हम मैनेज करते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो इसको हम वाटर मैनेजमेंट कह देते हैं। यानी कि वाटर का मैनेज करना वाटर मैनेजमेंट कहलाता है। अब वाटर का मैनेजमेंट क्यों करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले बात यह है कि टाइप ऑफ वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब कितने प्रकार का हम वाटर मैनेज करते हैं। एक के किस बेसिस पे बोल रहे हैं, तो ये एरिया ऑफ बेसिस पे बोल रहे हैं। जैसे अगर छोटा एरिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, और उससे बड़ा एरिया है तो वो कौन सा टाइप में आएगा। इस बेसिस पे हम टाइप ऑफ वाटर मैनेजमेंट देखते हैं। देखिए, आपने वाटर को कंजर्व किया, आपने वाटर को स्टोर किया, लेकिन वहाँ पे तो एक लिमिटेड एरिया होगा, या जितने भी एरिया में कर रहे होंगे वो एक मतलब टाइम ऑफ एरिया होगा। तो उस एरिया के बेसिस पे हम वाटर सेट को 5 भागों में बांटते हैं। पहला मैक्रो वाटर सेट। अब मैक्रो वाटर सेट जो होता है, मैक्रो से आपको ही पता है कि बड़ा होता है। तो जो मैक्रो वाटर सेट होता है वो मोर देन 50,000 एरिया हेक्टेयर, अगर आपके पास एक हेक्टेयर है तो आप उसको बोलेंगे मैक्रो वाटर सेट। यानी कि जहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है उस एरिया अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, 50,000 से ज़्यादा अगर हेक्टेयर है तो उसे मैक्रो वाटर सेट बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सब वाटर सेट में 10,000 से 50,000 एरिया हेक्टेयर अगर इतना तक है तो उसे हम सब वाटर। मैक्रो में 50,000 से ज़्यादा। उसके साथ साथ मिली वाटर सेट में हम क्या करते हैं, 1,000 से 10,000 एरिया अगर होता है तो उसे हम मिली वाटर सेट कहते हैं। उसके साथ साथ माइक्रो वाटर में क्या होता है, 100 से 1000, यानी कि 100 से 1000 अगर एरिया हेक्टेयर होता है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो वाटर सेट। और लास्ट होता है मिनी वाटर मैनेजमेंट या मिनी वाटर सेट का मतलब होता है कि वैसे मतलब उस जगह पर वाटर सेट कर रहे हैं जिस वाटर सेट का एरिया कितना होगा, 1 से 100 हेक्टेयर होगा। तो देखिए 1 से 100 हेक्टेयर है तो मिनी वाटर हो गया। उसके बाद 100 से 1000 है तो वो माइक्रो वाटर सेट हो गया। मिली वाटर सेट की अगर बात करें तो 1000 से 10,000 तक है। उसके साथ सब वाटर सेट मैनेजमेंट की बात करें तो 10,000 से 15,000 है। उसके बाद अगर माइक्रो वाटर से बात करें तो 15,000 से मोर देन है। तो ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है या ये वाला जो पीपीटी दिख रहा है ये सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि मिनी वाटर सेट का एरिया कितना होता है तो आपको बताना होगा, ऑप्शन चारों दे देगा और उसमें से आपको एक राइट ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मिनी वाटर सेट के लिए 1,000 से लेकर 10,000 एरिया हेक्टेयर तक होता है। तो ये वाला जो पीपीटी है या ये वाला जो आप देख रहे हैं डायग्राम, इसको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब देखिए वाटर सेट मैनेजमेंट का बात करें तो वाटर का जो मेन हमारा सोर्स है, वाटर कहाँ से आ रहा है, तो अल्टीमेट सोर्स का अगर हम बात करें तो रेनफॉल, जो हमारा बारिश होता है उसी वाटर को हम एब्जॉर्ब करते हैं, उसी वाटर को हम स्टोर करते हैं। हमारे पास दूसरा कोई वाटर है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमने वाटर मतलब अपना से बनाते हैं। जो नेचुरली रेनफॉल के द्वारा वाटर आता है उसी वाटर को हम स्टोर करते हैं। और या इरिगेशन जो हम दे रहे हैं उस वाटर को करना है, या जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको स्टोर करना है, तो इसे हम वाटर सेट मैनेजमेंट कह देते हैं। लेकिन अल्टीमेट सोर्स अगर आपसे सोर्स पूछे कि वाटर का क्या है तो रेनफॉल है। रेनफॉल के द्वारा वाटर आया उसको स्टोर किए फ्यूचर प्लानिंग के लिए, यानी कि फ्यूचर यूजेज के लिए। तो ये वाटर सेट मैनेजमेंट का हमारा सोर्स रहा। अब देखो वाटर सेट मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ये भी ज़रूरी है कि हम वाटर सेट मैनेजमेंट करने का क्या एडवांटेज है। तो अगर आप वाटर सेट मैनेजमेंट करते हैं, किसी भी वाटर को मैनेज करते हैं, तो सबसे चीज़ जो आता है कि फ्यूचर में आप उसे यूज़ कर पाते हैं। उसके साथ साथ जो रन ऑफ होता है वो कम हो जाएगा, और अगर रन ऑफ कम होगा तो हमारा जो सॉइल फर्टिलिटी होगा वो लॉस नहीं होगा। जैसे आप देखते होंगे कि एक्सेस वाटर अगर हो रहा है तो यहाँ से रन ऑफ होगा तो क्या करेगा, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट होगा और मतलब टॉप जो सॉइल होगा उसे वाटर न्यूट्रिएंट लेकर दूसरे जगह चला जाएगा, तो वहाँ से लॉस हो जा रहा है। और उसी वाटर को जब हम एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारे पास रन ऑफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, जिससे न्यूट्रिएंट भी सॉइल से ख़त्म नहीं होगा। और सॉइल इरोजन आप जानते हैं कि क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ द सॉइल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। अगर सॉइल इरोजन भी हो रहा है तो हमारा जो टॉप लेयर है वो इरोजन हो जाता है, तो वहाँ से हमारा न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, फिर हम सॉइल में प्रोडक्शन और फर्टिलिटी जो है वो लॉस कर जाते हैं और खो देते हैं।
डिग्रेडेशन भी हो जाता है, वहाँ से सॉइल का डिग्रेडेशन होना, जो फर्टिलिटी का लॉस होना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर सेट मैनेजमेंट करते हैं कि वाटर को अगर मैनेज कर लेंगे तो हमारा ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। पहला तो हम फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकते हैं, दूसरा रन ऑफ के लिए कर सकते हैं, उसके बाद सॉइल इरोजन कम देखने को मिलेगा, उसके साथ डिग्रेडेशन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हम मतलब प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इसलिए हम वाटर सेट मैनेजमेंट करते हैं। अब आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट, यानी कि आप जब वाटर सेट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। देखिए, कोई भी काम करते हैं तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें हम वाटर सेट मैनेजमेंट का सारी चीज़ें, मतलब सारी जो टॉपिक है उसको हम कवर करा दें और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इस वीडियो के लिए। तो इसी तरह होता है ऑब्जेक्टिव वाटर सेट मैनेजमेंट के लिए। कोई वाटर सेट मैनेजमेंट करने का क्या पर्सपेक्टिव है, तो पहला तो ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूचर में हम उसको यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए कि उस समय रेनफॉल नहीं हो रहा है तो हम उस वाटर का यूज़ कर लेंगे किसी क्रॉप के लिए। जैसे वैसे एरिया में किया जाता है, सेमी एरिड और एरिड एरिया में आप देखेंगे राजस्थान की जैसे एरिया में, वहाँ पे वो रेनफॉल की मतलब रेनफॉल बहुत कम होता है। तो उस समय हम क्या करेंगे, जो वाटर हमारा मैनेजमेंट है या वो स्टोरेज है, उस वाटर को यूज़ कर लेंगे ईजिली। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इसमें क्या करता है कि रिड्यूस ऑफ रन ऑफ, यानी कि जो रन ऑफ है उसको रिड्यूस कर देता है। हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम था, क्यों हम मैनेज कर रहे थे। तो उसमें रन ऑफ हो रहा था, इरोजन हो रहा था, उसके साथ साथ ऑफ डिग्रेडेशन हो रहा था, इसलिए हम वाटर सेट मैनेजमेंट कर देते। अब उद्देश्य की बात करें तो इसमें हम रिड्यूस कर देंगे, रन ऑफ को रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन नहीं होगा जब आप स्टोर करेंगे तो पानी का बहाव नहीं होगा, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा, इरोजन नहीं होगा, तो हमारा इरोजन ही बढ़ जाएगा। और इरोजन बचने से क्या होगा कि सॉइल का फर्टिलिटी जो होता है वो लॉस नहीं होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट है वो दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे, और न्यूट्रिएंट जब जा नहीं पाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ जब वाटर सेट मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें जब रिडक्शन हो जाता है, रेनफॉल का रिडक्शन हो जाता है, सॉइल इरोजन का, तो बेटर फर्टिलिटी देखने को मिलता है। देखिए, जब न्यूट्रिएंट लॉस ही नहीं होगा तो हमारे पास बेटर फर्टिलिटी होगा और उससे हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अधिक कर पाएंगे। और उसके साथ बेटर यूजेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। देखिए, वाटर रिसोर्सेज के बेटर यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जब हम वाटर स्टोर कर लेंगे तो इन फ्यूचर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बेटर प्रोडक्शन, जैसे हमने आपको बताया कि फर्टिलिटी जब लॉस नहीं होगा, वाटर इरोजन नहीं होगा, यानी कि हर चीज़ बैलेंस में होगा, तो हम प्रोडक्शन भी बैलेंस में ही कर लेंगे। अब जब सारा चीज़ें एक तरफ होगा, यानी कि क्लियरली होगा और बैलेंस में होगा, तो इससे फार्मर का मतलब फार्मर का जो इनकम है वो भी बढ़ेगा। अब फार्मर का इनकम कैसे बनेगा, फार्मर का इनकम बढ़ने का अल्टीमेट सोर्स है प्रोडक्शन, यानी कि वो जितने एरिया में प्रोडक्शन कर रहा है उसका प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह करके उनका इनकम बढ़ेगा। तो अगर रेनफॉल नहीं, रन ऑफ नहीं होता है, इरोजन नहीं होता है, फर्टिलिटी लॉस नहीं होता है, जब सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट सॉइल में पाया जाएगा तो अल्टीमेट है, यानी कि ऑब्वियस बात है कि उसका जो फार्मर का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केटिंग कर पाएंगे तो उनका मतलब इनकम जो है वो इंक्रीज हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू मैनेज, यानी कि मैनेज हम किस तरह करें। तो मैनेज करने के लिए हमें दो तरीका है। पहला ये तरीका है कि हम एग्रोनॉमिकल मेजर करेंगे। एग्रोनॉमिकल मेजर मतलब कोई क्रॉप वगैरह वहाँ पे लगाएंगे। दूसरा इंजीनियरिंग मेजर। इंजीनियरिंग मेजर का मतलब होता है जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो, यानी कि वहाँ ह्यूमन इंटरफेयर करे, उसको बोलते हैं इंजीनियर। देखिए, पहला तो हमने देख लिया कि एग्रोनॉमिकल मेजर होता है, दूसरा इंजीनियरिंग मेजर। इंजीनियरिंग मेजर का मतलब होता है जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो, यानी कि ह्यूमन का उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट हो, उसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग। एग्रोनॉमी में जो हम क्रॉप वगैरह लगा देते हैं वाटर मैनेजमेंट करने के लिए। तो पहला देख लेते हैं कि एग्रोनॉमिकल मेजर क्या होता है। देखिए, एग्रोनॉमिकल मेजर का मतलब ये है कि कोई भी क्रॉप वगैरह ऐसा लगा देना जहाँ से वाटर का लॉस ना हो, रन ऑफ ना हो, सॉइल का इरोजन ना हो, और वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, वाटर का स्टोरेज कर ले। देखिए, पहला तो होगा स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग आप जानते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म पे जो हम क्रॉपिंग को कर लेते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि या तो विंड से भी क्रॉप को बचा लेते हैं, और उसके साथ साथ जो भी वाटर होता है वो भी होल्ड हो जाता है, और वाटर का लॉस भी नहीं हो पाता, रन ऑफ नहीं हो पाता है, सॉइल फर्टिलिटी भी लॉस नहीं होता है। तो पहला क्या होगा, स्ट्रिप क्रॉपिंग। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक अल्टरनेट फॉर्म पे, यानी कि एक रो छोड़ छोड़ के सारे क्रॉप लगाया गया है, जिससे क्या होगा कि इससे तो विंड इरोजन भी नहीं होता है, उसके साथ साथ वाटर इरोजन भी नहीं होता है, वाटर जो आता है स्टोरेज हो जाता है। उसके बाद हम ग्रासेस लगा देंगे। जैसे पिक्चर नंबर 2 पे देखिए, यहाँ पे ग्रासेस लगा हुआ है। अब आप जानते हैं कि ग्रासेस जो होता है पेरेनियल होता है, और वो क्या करता है, वाटर को टाइटली होल्ड कर ले रहता है। जब टाइटली होल्ड करेगा तो जो वाटर आएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब करेगा तो वो रन ऑफ नहीं होने देगा, यानी कि मिट्टी को जब कस के पका हुआ रहेगा तो मिट्टी छोड़ नहीं सकता, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। तो इससे हमारा इरोजन ही बच जाएगा। उसके बाद पानी का भी स्टोरेज हो जाएगा, वहाँ रुक जाएगा। तो पानी के माध्यम से हमारा ये चीज़ें फर्टिलिटी भी लॉस नहीं होगा, तो हम वहाँ पे ग्रासेस लगा देंगे। उसके बाद पार्चर, यानी कि जो पशु के हम चारा लगाते हैं, तो चारा भी लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा
कि वहाँ का जो वेजिटेशन होगा उसके साथ साथ वाटर का लॉस भी नहीं होगा और फर्टिलिटी भी लॉस नहीं होगा। और लास्ट में हम वीडी प्लांट भी लगा देते हैं, यानी कि जैसे पेरिनियल प्लांट आप देखते हैं वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं इस वाटरशेड मैनेजमेंट को करने के लिए। तो ये एग्रोनॉमिकल मेजर रहा जिसमें हमने स्ट्रिप क्रॉपिंग, ग्रासेस, फार्चलर और वीड ट्री देखा। जैसे आप पिक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 देख सकते हैं, जिसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग में बताया कि इसमें वाटर का लॉसेस नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग मेजर, यानी कि इंजीनियरिंग मेजर जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो, यानी कि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो, ह्यूमन द्वारा वो बनाया हो, उससे हम कहते हैं इंजीनियरिंग मेजर। यानी कि इंजीनियरिंग मेजर मनुष्य के द्वारा कोई ऐसा टेक्निकली का डेवलप करना या ऐसा तरीका बनाना जिससे वाटर का लॉस ना हो, जिससे वाटर से इरोजन ना हो, जिससे वाटर से रेनफॉल से फर्टिलिटी लॉस ना हो, उसे कहते हैं इंजीनियरिंग। जैसे आप देखते होंगे कि कंटूर फार्मिंग का मतलब होता है या कंटूर बर्डिंग का, ये होता है 2 से 6% जो स्लोप होता है वैसे एरिया में होता है और अलोंग द फील्ड हम करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फील्ड लगा हुआ है और ये ढलान है, यानी कि कितने ढलान है तो 2 से 6% ही ढलान होना चाहिए, ज़्यादा ढलान नहीं होना चाहिए, स्लोप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अलोंग द क्रॉप यानी कि जो फील्ड है उस पर इस तरह से हम क्रॉपिंग कर देंगे। और क्रॉपिंग करने के दौरान क्या होगा, जब पानी जाएगा तो इस तरह से बहाव नहीं हो पाएगा और रन ऑफ नहीं हो पाएगा। रन ऑफ नहीं होगा तो सॉइल फर्टिलिटी बचेगा, सॉइल इरोजन बचेगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ सकता है। उसके बाद स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। जैसे आप घर में जैसे आप सीढ़ी देखते हैं, सीढ़ी की तरह हम ये हिली एरिया पर होता है तो सीढ़ी की तरह बना देते हैं और उसके बीच में जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं और इसके बीच में कोई क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर वाटर आता है तो डायरेक्टली तो नीचे जाएगा नहीं, धीरे धीरे होकर जाएगा और जब धीरे धीरे होकर जाएगा तेज़ी से नहीं जाएगा, इसका वाटर फ्लो मतलब स्पीड नहीं होगा तो इससे इरोजन नहीं होगा, फर्टिलिटी लॉस नहीं होगा। जब फर्टिलिटी लॉस नहीं होगा तो हम इन एरियाओं में भी क्रॉप प्रोडक्शन आसानी से कर लेते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन करने के साथ साथ वाटर को भी हम स्टोर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग भी इसे कहते हैं। और दूसरी चीज़ आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कि कंटूर फार्मिंग क्या होता है, स्टोरेज फार्मिंग क्या होता है, स्टेप फार्मिंग क्या होता है। तो हमने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि कंटूर फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग क्या है। उसके बाद हम चेक डैम बना देते हैं। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक डैम की तरह आप चेक बना सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वाटर का स्टोरेज हो जाएगा। जैसे आप जैसे आप गाँव एरिया में या रूरल एरिया में देखते होंगे जिसे हम तालाब या नदियाँ कहते हैं, वहाँ पे पानी का स्टोर कर दिया जाता है और जैसे ही पानी का रिक्वायरमेंट होता है तो वहाँ से पानी का हम यूज़ कर लेते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो ये रहा, चेक डैम भी हो गया हमारा, कंटूर फार्मिंग हो गया, कंटूर फार्मिंग या बंडिंग हो गया। उसके बाद स्टेप फार्मिंग हो गया। स्टोन बैरियर, जैसे आप हिली एरिया में जाएंगे, आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि बीच में क्या होता है कि बैरियर लगा दिया जाता है, स्टोन बैरियर लगा दिया जाता है, जिससे पानी क्या होता है कि पानी का फ्लो रुक जाए और तेज़ी से पानी नहीं जा पाए, इससे सॉइल न्यूट्रिएंट और सॉइल लॉसेस भी ना हो। उसके साथ साथ माइक्रो कैचमेंट हमने आपको बताया कि टाइप ऑफ वाटर सेट के बारे में बताया था, उस समय हमने माइक्रो कैचमेंट के बारे में जिक्र किया था। तो देखिए ये हमारा वीडियो रहा जिसमें हमने देखा कि वाटर सेट मैनेजमेंट के साथ साथ वाटर सेट मैनेजमेंट का जो प्रक्रिया है किस तरह करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने एक वीडियो का देखने का प्रयास किया। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका फीडबैक क्या है, वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर हम हर तरह का मतलब किसी भी टॉपिक से अगर आपको रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे सॉल्व कराने का काम करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो हमारा एक छोटा सा चैनल है। चैनल क्या है, वो फैमिली है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आपस में, जहाँ पे 600 के करीबन में हमारा फैमिली है, वहाँ पे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप वहाँ पे भी जुड़ के एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन का। उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी कैरियर से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट आता है तो हमारा नंबर ले लीजिए 8076921823। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप अपने कैरियर के बारे में या एग्रीकल्चर से कोई भी टॉपिक से या कोई भी सब्जेक्ट से अगर डाउट है तो आप वहाँ व्हाट्सएप पे इजीली पूछ सकते हैं। 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक भी पढ़ना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।